ओके, आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कि कैसे किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में एक टर्म आपको दिख रहा है फ्रैक्शन, ठीक है। देखो फ्रैक्शन में दो बातें होती है, एक होता है परफेक्ट फ्रैक्शन, परफेक्ट फ्रैक्शन, और एक होता है इम्परफेक्ट फ्रैक्शन। देखो जब आप अर्थमेटिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दो टाइप के फ्रैक्शन आया होगा। कैसा? एक आया होगा 4/5, एक आया होगा 9/5, ठीक है। तो जब आपका डिनोमिनेटर जब आपका नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो, और इस कंडीशन में क्या था, नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी थी। इस कंडीशन में क्या था, नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी थी, और इस कंडीशन में नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी थी। तो जब नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फ्रैक्शन, या कहीं कहीं इसका नाम क्या देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। परफेक्ट फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्परफेक्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो ये तो अर्थमेटिक की बात थी कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक कर लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर मान लो कंडीशन कुछ ऐसा हुआ, अब इसमें आप कैसे चेक करोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो देखो जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा उसको आपको चेक करना होगा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आप क्या चेक करोगे कि डिग्री ऑफ इक्वेशन, कि जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है उसकी डिग्री क्या है, जो नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है उसकी डिग्री क्या है। डिग्री के लिए मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है 2, तो इसका डिग्री कितना हो गया 2। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। समझ आया? तो यहाँ पे देखो ऊपर का डिग्री D1 बोले और नीचे का होगा D2 बोलो, तो बताओ D1 लेस देन D2 है कि नहीं। और जब भी ये कंडीशन फॉलो करेगा मतलब कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और जब भी ऊपर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाएगी तो वो कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो पहले अगर जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1 है। तो इस फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही बना है, ठीक है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो देखो वैसे मोस्टली 98% चांस है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। 1% की उम्मीद ये है कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? क्लास 10th में या 9th में आप सीखे होगे कि 2x² + 3x + 4 को 2x + 9 से डिवाइड कर देंगे। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? तो देखो क्या होता था, इसको क्या बोलते थे, बोलो क्या बोलते थे? देखो ये था डिवाइजर, ये था डिविडेंड, ये था कोशेंट और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे ब्रेक करते थे, ऐसे ही तो ब्रेक करते थे ना कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये था आपका सॉरी ये एल्गोरिथम, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो और बहुत ही छोटा सा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो बीच में डिस्कस कर लेंगे। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम आपको इसको मतलब बना के दिखा देंगे कैसे इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे भी प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग बनाएंगे, ये आपको हम वहीं पे बता देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन एक इंटीग्रेशन का एक मेथड है। जैसे इंटीग्रेशन में एक मेथड आपने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है।
तो उसी में दूसरा मेथड जो अपना है वो क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मतलब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अब एक अलग मेथड चलेगा पूरा। अभी तक आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, अब एक पार्शियल फ्रैक्शन चलेगा और इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, 3 मेथड से इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक आप जितना भी पढ़े हो इसमें वो सब यूज होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा। हालांकि ये ईजी है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, ध्यान में रखें ना, भूलना नहीं इस चीज़ को। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक्स फार्मूले का हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट है बेसिक फार्मूले का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है समझो। देखो एक सिंपल सी बात, अभी जो आप स्पेशल इंटीग्रल पढ़े, स्पेशल इंटीग्रल में एक बात आपको समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उसको आप चेंज कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी आप स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला पढ़े। लेकिन उसका कंडीशन क्या था कि नोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या सीखेंगे कि अगर नोमिनेटर में 1 नहीं आता है, नोमिनेटर में कुछ और आ जाए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा आ जाए कि जिसको एक बार फॉर्म बनाने में थोड़ी परेशानी हो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, वो सबसे मेन मुद्दा है इसका। ठीक है, तो आइए देखिए, मान लो कि एक फंक्शन है आपका, ऊपर 1 आ जाए और नीचे कुछ ऐसा आ जाए, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ठीक है, x माइनस सी भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 3 फैक्टर है ना, देखो 3 फैक्टर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा आएगा, कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा आ रहा है, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो किस फॉर्म में, इसको ब्रेक कर सकते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, देखिए मान लो कि कुछ ऐसा आ गया कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अगर x माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन, देखो यहाँ x माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, जब भी होल का स्क्वायर आएगा तब क्या करोगे, एक बार x माइनस बी लिखोगे और प्लस c एक बार क्या लिखोगे, x माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब जब भी होल स्क्वायर आएगा तो एक बार x माइनस बी लिखोगे और एक बार x माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, जितने टर्म मल्टीप्लाई में रहेंगे सबको ऐसे ऐड करते जाना, a b c d सब जहाँ तक जाएगा तहाँ तक लेके जाना। ठीक है, वैसे 3 से ज़्यादा टर्म आपको देगा नहीं। समझ में आया? थर्ड, अगर मान लो ऊपर कुछ आपका पॉलिनोमियल आ भी जाता है, पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर कोई पॉलिनोमियल आ भी जाता है, 1 की जगह कुछ और आ जाता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अभी भी बिल्कुल आराम से आपका फैक्टर लिखा हुआ है ऐसा, मतलब बिल्कुल अलग अलग फैक्टर को आप लिख सकते हो। अगर ऐसे दिया हुआ है या ऐसे अगर आप लिख सकते हो तो इसके लिए भी ऊपर का कोई मतलब नहीं है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। समझ में आया? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ऊपर पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है और नीचे बिल्कुल आराम से ऐसा फैक्टर दिख रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी लिख सकते हो। बहुत आसान हो जाता है इसका फार्मूला, बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आया? पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, देखो एक बात बिल्कुल कॉमन है कि अगर नीचे आराम से फैक्टर, मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपका बिल्कुल ईजिली फैक्टर हो जा रहा है, जैसे ये देखो फैक्टर है ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, या तो इजिली फैक्टर हो जा रहा है या फैक्टर हो जा रहा है और परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है या सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक, सिर्फ तब भी चलेगा। ठीक है, मतलब जब भी नीचे फैक्टर हो जा रहा है आप क्या कर रहे हो, सिंपल a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग कर रहे हो। ध्यान देने वाली बात इतनी है कि जब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो इसको 2 बार लिखोगे, एक बार x माइनस बी लिखोगे, एक बार x माइनस बी का स्क्वायर लिखोगे। क्यों लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसको क्यों ऐसा लिख रहे हैं वो तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, अब एक जो चौथा केस है अपना, उसमें देखिए कि मान लो कि नीचे ये इजिली फैक्टर नहीं हो पा रहा है, ये x माइनस ए एक्स माइनस बी या x माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पा रहा है, एक पॉलिनोमियल बन के आ जा रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू और नीचे आ गया आपका, मान लीजिए कुछ भी मान लो, चलो एक फैक्टर मान लेते हैं x माइनस है और दूसरा मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल बन जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ए यहाँ पे है इसलिए बी प्लस सी कर दो, बी और यहाँ सी। मतलब देखो कहने का क्या मतलब है कि नीचे अभी तक तो आप फैक्टर ब्रेक कर लेते थे, अब यहाँ पे फैक्टर ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, फैक्टर ब्रेक नहीं हो पाया है और इसको आप ब्रेक कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, अगर ब्रेक हो जाएगा तब तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, इनमें से कोई एक फॉर्म बन जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होता है तो ऐसा ही रहेगा, और जब ऐसा रहेगा तब के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एक फैक्टर है ना, एक फैक्टर है, उसको पहले अलग कर लो। कैसे? ए अपॉन एक्स माइनस ए, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस। अब देखिए इसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, ध्यान से देखो, इसको ब्रेक करने के लिए लिखना पड़ता है बी एक्स प्लस सी अपॉन जो भी लिखा है उधर वो लिख दो। ठीक है, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, मतलब जो भी नीचे लिखा होगा उसको यहाँ लिख देंगे। ऊपर ध्यान देना, अब ऊपर सिर्फ बी या सिर्फ सी नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? नोट करिए इसको, ये 4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूला नोट करिए आप। देखो ये जो भी आप 4 फार्मूले पढ़े हो, ये चारों फार्मूले बिल्कुल ध्यान रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही यूज कर सकते हो। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए यूज मत करना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनेगा, जब ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री, मतलब नोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री, जब डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तब इस फार्मूले को हम यूज़ नहीं कर सकते। उस कंडीशन में पहले हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दिस गिवन फार्मूला। ओके, चलिए फिर बात करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लो कि एक इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डी एक्स। ठीक है, देखो समझो बात को, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डी एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको कुछ नहीं पता रहता तो आप क्या करते कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाते, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना के ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में बना देते, उसके बाद इसको सॉल्व करते, जो कि थोड़ा सा क्या है आपका लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन देखो अभी फैक्टर अलग अलग दिया है, आप फार्मूला पढ़े हो किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए अपॉन एक्स माइनस 2, फर्स्ट फार्मूले पे फोकस करिए, जो आपको पहला फार्मूला लिखवाया गया उस पर देखिए, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो इसका। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, और इधर क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। इसको इस फॉर्म में इसीलिए ब्रेक किया गया था कि जब इसका एलसीएम लो तो ये दोनों कट जाए। समझ आया? देखो ये दोनों कट कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 जब यहाँ आएगा, मतलब आपका एलसीएम हो गया, तो जब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, ये सब सिखाना नहीं है आपको, क्लास 12th में हो आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैंसिल। क्या बच गया, इधर बचा 1, और इधर क्या बच गया, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच गया, ए एक्स माइनस 3a प्लस बी एक्स माइनस 2b। ठीक है, अब देखो जहाँ भी x दिख रहा है उसको एक साथ लिख लो। देखो ए एक्स प्लस बी एक्स दिख रहा है ना, इसको हम लिख देंगे ऐसे, ए प्लस बी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 3a माइनस 2b। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 1, x के कोफिशिएंट इधर और इधर दोनों क्या कर दो, कंपेयर कर दो, जो भी अभी करते आए हो। ठीक है, तो a प्लस बी का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, इधर आपको 0 दिख रहा है। वैसे आप चाहो तो वैल्यू यहाँ से ही फाइंड कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। 2 मेथड आपको सिखाए थे वैल्यू फाइंड करने का। एक तो आप जानते हो कि यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू 0 कर दोगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और इधर क्या आएगा, माइनस 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 1। 2 इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, देखिए अभी बेसिकली इसी a और b की वैल्यू के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू क्या बच रहा है आपका, 1 इक्वल्स टू a एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 2।
यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये समझिए। वैल्यू कुछ ऐसा पुट करो ना कि उस टर्म को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। जैसे बताओ, मैं बोलूँ कि एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो एक्स की वैल्यू को 2 रख दिया। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ए 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। अब बताओ प्लस बी 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, मतलब ये गायब हो गया। अब देखो ए की डायरेक्ट वैल्यू निकल गई कितनी, समझ में आया। सिमिलरली सेम कंडीशन करेंगे बी का वैल्यू निकालने के लिए। हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम इसको जीरो बनाना चाहेंगे, और इसको जीरो बनाने के लिए एक्स की क्या वैल्यू रखेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 1 ए, बताओ 3 माइनस 3 प्लस बी 3 माइनस 2। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, देखो ये तो जीरो हो गया, तो 1 इक्वल टू बी, तो मतलब बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। आप इसको मत, इस वाले प्रोसीजर को फॉलो मत करना, इसी वाले प्रोसीजर को फॉलो करना। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा अभी, ठीक है। पहली बात आसान पड़ेगा, और जब दूसरी बात क्या है कि जब ये फंक्शन 2 से ज़्यादा होगा ना, जब 3 होगा तो फिर ये बहुत टफ हो जाएगा। आपका 3 इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, और ये तुरंत 1 सेकंड में हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमको मिल गई ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। देखिए अब आपका कितना आसान हो जाएगा। इसको भी हटा देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना। ए की वैल्यू कितनी आई -1, और बी की वैल्यू कितनी आई गई 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1। अब बताओ जो ऊपर वाला इंटीग्रल था 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 dx, इसको हम कैसे लिख लिए थे, a अपॉन x माइनस 2 dx लिख सकते हैं ना। देखो इसको ये तो लिख सकते हैं ना, तो सिर्फ इंटीग्रल ही तो लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस b अपॉन x माइनस 3 dx लिख सकते हैं नहीं। a की वैल्यू कितनी -1, बाहर कर ले उसको, -1, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 dx, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1, तो 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब देखो कितना आसान काम हो गया। देखिए -1 अपॉन x माइनस 2 का क्या हो जाएगा log x माइनस 2, और प्लस log x माइनस 3, और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। दोबारा रिपीट करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 था, तो 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 को हम लिख सकते थे 1 a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। फिर a और b की वैल्यू फाइंड की हम लोग, a और b की वैल्यू आ गई, तो कुछ उसके बाद कुछ नहीं की, जो ये स्टेप था उसी स्टेप को यहाँ लिख के सिर्फ क्या लगा दिया, यहाँ पे इंटीग्रल लगा दिया, ठीक है। इंटीग्रल लगा दिया, a की वैल्यू पुट कर दिया, b की वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो गया, जिससे हम सीधे इसको 1 अपॉन x माइनस 2 को log x माइनस 2, और वहाँ पे log x माइनस 3 प्लस c इसको लिख दिए। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, चाहो तो माइनस को ऊपर लेके चला जाओ, या फिर इसको इधर लिख लो, कुछ भी कर सकते हो, इसके आगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2 प्लस c। अगर और अच्छा कुछ लिखने का मन है तो इसको लिख दो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस c, ठीक है। नोट करिए।